आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है, मुझे बताओ सब लोग। हबीबा, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, मुझे बताओ, मैंने जो आपको एक असाइनमेंट दी हुई थी वो कौन कौन करके आया? मैंने आपको एक चीज़ लाने का बोला था, याद है? बताओ। हबीबा, सहर, बाकी लोग, क्या असाइनमेंट दी थी मैंने आपको आज के लिए? हाँ जी बच्चों, कौन कौन असाइनमेंट लेके आया आज की? आज का जो लेक्चर है वो असाइनमेंट के बगैर नहीं हो सकता। असाइनमेंट आपके हाथ में होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, चलो, हमारा जो टॉपिक है वो है आज ईसीजी, ठीक है। और ईसीजी क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ईसीजी क्या है। दूसरा, फिर हम उसको ईसीजी को हम बाकी सब लोग ऑनलाइन क्यों नहीं हुए, मुझे ये बताओ। अभी ग्रुप में मैसेज करो सबको, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ सब लोग। हम पहले आज ईसीजी देखेंगे, फिर ईसीजी हम जो है वो लेते कैसे हैं, यानी कि ईसीजी का प्रोसीजर क्या है। फिर उसके साथ हम ईसीजी के साथ हम रिदम्स देखेंगे, और जो है वो कौन सी ईसीजी में किस तरह का रिदम होता है, और ईसीजी बनती कैसे है, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डेवलप कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? ये एक ग्राफ की ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, ठीक है, ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ग्राफ के ऊपर जो है हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो है वो एक्टिविटी शो हो रही होती है। बेसिकली जो मशीन है वो, जिस तरह से मैंने आपको ट्रांसड्यूसर में बताया कि उसके अंदर जो सेंसर्स हैं, उसके अंदर जो लीड्स हैं, जो मशीनरी यूज़ की हुई है, वो जो हार्ट की जितनी भी एक्टिविटी होती है या वेन्स की, वेसल्स की जितनी एक्टिविटी होती है, वो हमें मशीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर एक ग्राफिकल शेप में शो होती है, एक ग्राफ की सूरत में या एक पैटर्न की सूरत में हमारे पास शो होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ट्रांसड्यूसर के बारे में। उसी तरह ईसीजी है। ईसीजी में क्या होता है कि हार्ट की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो ग्राफ में हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की शो होती है ग्राफिकल शेप में, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, मायोकार्डियल सेल्स की, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये भी सेकंड डेफिनेशन है। बेसिकली ये ईसीजी की दो डेफिनेशन हैं, ठीक है। एक क्या है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की।
इसके अलावा क्या है, ये 2 डेफिनेशन हो गई हैं। अब इसके बाद क्या है, 12 लीड ईसीजी है क्या? अब आप लोग सोचते हो जिस तरह से आप लोगों को ये बहुत बड़ा मार्का लग रहा होता है कि ईसीजी क्या है, ईसीजी पढ़ना है, ईसीजी देखनी है, ये वो। तो ये आप ये बेसिकली है क्या, ये क्या है, रिकॉर्ड्स हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट के, यानी कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ऑफ द मायोकार्डियम, जो मसल्स हैं हार्ट के, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने को जो है वो हम कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना है, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को ईसीजी बोला जाता है। ठीक है। सिद्रा इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हुई हो? बाकी लोग किधर है? मैंने आपको कहा था कि आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैंने इसकी इतनी प्रिपरेशन की है और अभी तक आप सारे ऑनलाइन नहीं हो। इस तरीके से आप हाफ आवर तक जाके ऑनलाइन होते हो और काफ़ी सारा लेक्चर आप मिस कर देते हो। अच्छा, हम 12 लीड ईसीजी लेते क्यों हैं? अब इसको स्पेसिफिकली 12 लीड ईसीजी क्यों कहा जाता है? हम जो ऑर्डिनरी ये जो ईसीजी करते हैं ये 12 लीड होती है। इसके अलावा इसको 15 भी बनाया जा सकता है और 18 भी, अकॉर्डिंग टू नीड होता है। जब हमने राइट साइड लेनी है या हमने पोस्टीरियर साइड लेनी है तो इसके अंदर लीड्स का इजाफा कर दिया जाता है। ठीक है, वो मैं अब आपको आगे पढ़ाऊंगी। अब क्या है, मॉनिटर पेशेंट्स हार्ट रेट। अब हम क्यों लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम पेशेंट का हार्ट रेट और रिदम जब चेक करना हो हम तब लेते हैं ईसीजी। जब हमने एवेल्युएट करना हो इफेक्ट्स ऑफ डिजीज को या इंजरी ऑन हार्ट फंक्शन। ठीक है। लॉगिन आपने पोर्टल पे करना ही क्यों है, मुझे ये बताओ। अभी आपका ये लेक्चर का टाइम है तो आपका यहाँ पे होना जरूरी है सिद्रा। अच्छा, अभी लेक्चर पे ध्यान दो, अब सारी बातें छोड़ो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्यों ईसीजी करनी होती है? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और पेशेंट कहता है कि मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसका हार्ट रेट देखना होता है। अब अगर हार्ट रेट पेशेंट का ज़्यादा है तो इट्स मीन उसके रिदम पे भी इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ। रिदम जो है वो अरिदमिया किसी भी टाइप का हो सकता है, नॉर्मल रिदम, साइनस रिदम भी हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमने पेशेंट का हार्ट रेट और रिदम देखना होता है। दूसरा हमने इफेक्ट चेक करना होता है डिजीज़ का क्या है। अब डिजीज़ क्या हुई है, जैसे सपोज हम बात करते हैं एमआई की, पेशेंट को एमआई है। ठीक है, जब हम एमआई की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो डिजीज़ है, तो डिजीज़ का इफेक्ट ईसीजी पे क्या हुआ और उसने कितनी इंजरी करवाई हार्ट फंक्शन पे। अब क्या होता है कि एमआई बेसिकली है क्या, ब्लॉकेज हो गया, इस्कीमिया हो गया हार्ट मसल्स का। तो जब इस्कीमिया हो गया तो ऑब्वियस बात है कि हार्ट को इंजरी भी होगी। तो हमने इसी चीज़ को असेस करना होता है ईसीजी में। और इंजरी शो कैसे होती है? ईसीजी के पैटर्न से, कॉम्प्लेक्स के जो पैटर्न आ रहे होते हैं। हमने डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ इस्कीमिया को, कोई इस्कीमिक चेंजेस तो नहीं आई, ईसीजी पे हमें पता लग जाता है। अगर कोई डैमेज होगा हार्ट का तो इस्कीमिया लाजमी होगा, इस्कीमिया होगा तो वो ईसीजी पे लाजमी शो होगा। इसके अलावा हमने डैमेज देखना होता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि क्यू वेव्स डेवलप हो जाती हैं अगर पेशेंट को इस्कीमिया होता है तो। याद है आपको? किस किस को याद है? किस किस को याद है? अभी मैंने कल भी ये बात बताई है। क्यू वेव्स कब बनती हैं? कौन बताएगा? क्यू वेव्स, नीलम और सिद्रा। आपदा आजकल ऑनलाइन नहीं हो रही है। आपदा ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही आजकल? ना ही लुबाना हो रही है, इफ्रा भी नहीं है। इफ्रा पूछा किसी से? हाँ जी सादिया, क्या बताया था मैंने आपको? क्यू वेव्स क्या होती हैं? क्यू वेव्स क्या होती हैं और क्यों डेवलप होती हैं? हाँ जी, जब कोई अबनॉर्मलिटी आए उसके बाद बनती है। नहीं, रॉन्ग। रॉन्ग है। और कौन बताएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ क्यूआरएस। नहीं। नहीं, एक स्पेसिफिक चीज़ बताइए। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से होती हैं। नहीं। क्यू वेव्स क्यों बनती हैं? क्यू वेव्स अभी कल मैंने आपको बताया, इट्स मीन कि आप लेक्चर में नहीं ध्यान से सुनते हो। नहीं, ये चीज़ें आप छोड़ दो, वो वाली मेन चीज़ बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ। जब करंट एवी नोड से पास करता है तब। नहीं, ये तो मैंने आपको वो कल एक स्लाइड बताई है वो, लेकिन मैंने आपको क्यू वेव्स क्यों बनती हैं, क्यों मैं कह रही हूँ, ये तो बनाते हैं ये चीज़ें हैं ना।
मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बेसिकली बनती क्यों है, कब होती है, हर ईसीजी में क्यू वेव नहीं होती, प्रोमिनेंट नहीं होती है, होती है लेकिन उसकी जो प्रोमिनेंसी है उसकी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, रीजन है। चलो याद करो, इतनी देर हम आगे देखते हैं। जब हमने डिटेक्ट करना प्रेजेंस ऑफ इस्कीमिया और डैमेज हो गया, अभी मैंने आपको एक लाइन बताई है फिर भी आपको याद नहीं आया, इस्कीमिया डेवलपमेंट इन हार्ट। अच्छा, अवेल्युएट रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स। हमने जब एक पेशेंट हमारे पास आया ब्रेडिकार्डिया के साथ या टेकिकार्डिया के साथ, ठीक है, हमने उसे मेडिसिन दे दी। अब मेडिसिन का हमने इफेक्ट भी तो चेक करना है ना कि इफेक्ट हुआ है या नहीं, हार्ट रेट पे कोई फर्क पड़ा, ईसीजी के पैटर्न पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो हम जब एट्रोपिन लगा देते हैं या जब हम डाइजोक्सिन लगा देते हैं पेशेंट को, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिदम के लिए वेट करते हैं, हम मॉनिटर पे भी देख रहे होते हैं, या पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है तो इंजेक्शन लगा के बिठा देते हैं, वेट करते हैं। तो हाँ, हार्ट इंजरी है, ठीक है। इन्फाक्शन की वजह से कैसे, इन्फेक्शन में तो डायरेक्ट एलिवेशन हो जाती हैं। हार्ट इंजरी भी कौन सी होती है रोनाल्ड? अच्छा, अवेल्युएट आपने किया कि अभी आप ठहरो, याद करते रहो लेकिन लेक्चर के ऊपर ध्यान दो। अवेल्युएट हमने कर लिया, रिस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन है, अगर हमने एंटी जो है वो टेकिकार्डिया के लिए हमने अगर कोई मेडिसिन दी है तो हार्ट रेट नॉर्मल पे है या नहीं। अगर हमने पेशेंट का रिदम जो है वो साइनस नहीं है, उसे मेडिसिन दी है कि साइनस हो जाए, तो उसके लिए हमने वेट किया। अगर एफिब के साथ है तो हमने उसे इंजेक्शन दिया, माइड्रोन दिए, कॉर्डोन दिया, और हमने वेट किया कि उसका फिब्रिलेशन उसकी खत्म हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम चेक करने के लिए हम ईसीजी रिपीट करवाते हैं। तो बेसिकली जो ईसीजी रिपीट होती है वो भी हमारा एक पर्पज़ है, ठीक है। ऑब्टेन बेसलाइन रिकॉर्डिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, जब आपने देखा है कि पेशेंट की जो है वो कार्डियक असेसमेंट भी होती है और साथ में आपको पता है कि पेशेंट की जो है वो एनेस्थीसिया फिटनेस भी ली जाती है। तो ये वाली सारी चीज़ें करवाने का मकसद क्या होता है कि हमारे पास विटनेस आ जाए, प्रूव आ जाए कि भाई पेशेंट सर्जरी से पहले ठीक था, और हमारे पास ये चीज़ आ जाए, हम कंफर्मेशन कर लें कि क्या पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। अगर पेशेंट आईएचडी का है या फिर पेशेंट जो है वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का है या फिर इसके अलावा पेशेंट सीसीएफ का है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का है, तो इन सारी सिचुएशन में अगर हम पेशेंट को ओवरलोड करते हैं, फ्लूइड ज़्यादा देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो पेशेंट के लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली हमारा पर्पस ईसीजी वगैरह टाइम से करवाने का यही है कि हम देख सकें, हम असेस कर सकें कि क्या पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग सर्जरी मेडिसिन को टॉलरेट कर सकेगा या नहीं, या पेशेंट के लिए क्या चीज़ जो है वो है हार्मफुल है या कौन सी बेनिफिशियल है, ठीक है। इसलिए भी ईसीजी करवाई जाती है बेस लाइन रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, कैलिब्रेशन क्या है, मशीन की कैलिब्रेशन हम करवाते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द 12 लीड ईसीजी मशीन इज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि शालामार के अंदर जो है वो वीकली या मंथली जो है जो मशीन्स के जिन कंपनी से मंगवाई होती है वो लोग आते हैं और वो कैलिब्रेशन करके जाते हैं। तो बायोमेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास इन्फियन पंप है, हमारे पास ईसीजी मशीन है, कार्डियक मॉनिटर है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं कि उनको जो है वो उसकी कैलिब्रेशन हम करवाते रहते हैं मंथली, ताकि मशीन जैसे वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप है, और इस तरह की चीज़ों की हम इसलिए कैलिब्रेशन करवाते हैं कि मशीन जो है वो वर्किंग में रहे, क्योंकि मशीन है, एरर आ सकता है। वेट क्या हुआ शहर, ये वेट कहा आपने, वीडियो एरर, मैं स्टिल बैठी हूँ, वीडियो का एरर नहीं है, मैं हिल नहीं रही हूँ। आवाज़ ठीक आ रही शहर आपको? अच्छा, फिर क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द 12 लीड ईसीजी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, बायोमेडिकल वाले इसकी कैलिब्रेशन करते रहते हैं। व्हेन प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड, जब कैलिब्रेटेड प्रॉपर्ली होती है, 1 MV जो है मिली वोल्ट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, 10 mm डिफ्लेक्शन होती है, 2 लार्ज स्केयर बनते हैं ऑन द ईसीजी ट्रेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या, अब देखो कुछ लोग कहते हैं ईसीजी, ठीक है, तो ईसीजी क्या है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है, कुछ लोग ईकेजी कहते हैं, तो वो सी की जगह के यूज़ करते हैं, जैसे जर्मन में सी की जगह के यूज़ होता है और एफ की जगह पीएच यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है। तो ईकेजी भी अगर आता है तो वो क्या है,
जैसे आपने बुक ली है, मैंने आपको बताया था कि ईकेजी की आप बुक लो तो वो के जो है वो भी कार्डिक के लिए यूज हो रहा होता है। तो इसी तरह अगर कहीं पे इलेक्ट्रोग्राम आता है तो आपने ये नहीं सोचना कि हम तो इलेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं, इलेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पी वेव अपराइट इन लीड टू। ठीक है, इम्पल्स इनिशिएटेड इन द साइनस रिदम। ठीक है, इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है साइनस रिदम से, आपको पता है साइनस नोड से होती है, एसए नोड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सहर की रिक्वेस्ट है कि रिपीट कर दें लेक्चर, वो वाली स्लाइड को मैं अब दोबारा से बताने लगी हूँ। ठीक है, कि हम सेंसिटिविटी जो है 12 लीड ईसीजी की जो है वो स्टैंडर्डाइज रखते हैं। ठीक है, जब हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। अब एक चीज़ आप कोई भी लेते हो, कुछ कोई भी गैजेट लेते हो आप, ठीक है, जैसे सपोज आपने मोबाइल लिया या लैपटॉप लिया या आपने कोई टैब ली, तो आप क्या करते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग कर लेते हो। आपकी सेटिंग क्या होती है कि मैंने इसके अंदर व्हाट्सएप रखना है, मैंने इसमें ईमो रखना है या इंस्टाग्राम रखना है, मैंने इसके अंदर ये एप्लीकेशंस रखनी है, मैंने कुरान पाक रखना है, कुछ लोग बाइबल रखते हैं, कुछ गीत रखते हैं, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। वो आप एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह हम कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें भी रखते हैं कि मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मैंने इतना लॉक लगाना है मोबाइल को या लैपटॉप के ऊपर, ये पासवर्ड सेट होगा, मुझे इसके अंदर जो है वो क्लीन मास्टर भी चाहिए, और मुझे इसके साथ जो है वो क्या कहते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन हैं वो आपको हर सूरत, एंड नोट मुझे चाहिए, रिसर्च की कुछ चीज़ें चाहिए, ये आपका एक स्टैंडर्ड सेट है लैपटॉप का। ठीक है, तो क्या करते हो आप, उन चीज़ों को लाजमी अपने पास रखते हो और उसके बगैर वो नहीं चलता। उसी तरह मशीन का है कि इसमें जो है जब कैलिब्रेट करेंगे तो 1 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए जो कि प्रोड्यूस करेगा 10 mm डिफ्लेक्शन को। अब आपके पास ईसीजी मशीन, ईसीजी पड़ी हुई है अभी, जो आप मैंने आपको कहा था लेके आओ ईसीजी की, मैंने कहा था एक प्रिंट लेके आना। कौन कौन लेके आया, अपने हाथ में ईसीजी पकड़ के देखो, ईसीजी देखो, उस पे 1 MV जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होगा। अपने ईसीजी को खोल के देखो, नीचे जो रीडिंग्स आ रही होती हैं उनमें, ठीक है, साथ 10 mm डिफ्लेक्शन आ रही होगी। ठीक है, इसके साथ आपके पास आ रहा होगा ईसीजी की ट्रेसिंग आ रही होगी, 2 लार्ज स्क्वायर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा मिनट सेट होंगे 20 सेकेंड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो पूरी की पूरी कम अज कम भी 6 कॉम्प्लेक्सेस एक ईसीजी में होते हैं। ठीक है, जो बड़े वाला पेपर होता है ना, जो इतना बड़ा पेपर यूज होता है ईसीजी के लिए, एक होती है स्ट्रिप्स, एक बड़ा पेपर होता है, उसके अंदर मिनिमम 6 होती हैं कॉम्प्लेक्सेस एक लीड के अंदर, और मैक्सिमम जो है वो 8 to 10 होते हैं। ठीक है, जो बड़े वाला एक बड़ा सा पैड निकलता है उसका, ईसीजी प्रिंट का। डिफरेंट ईसीजी मशीन है, जो पुराने वाली हैं एक सिंगल स्ट्रिप निकलती है। ठीक है, तो क्या है कि ये हमने सेटिंग्स ऑलरेडी की होती हैं, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन ईसीजी की। आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी, आपको उससे समझ आ जाएगी। अभी तक सबको समझ आई है, कोई इशू तो नहीं है। अब आप क्योंकि स्पेशलाइज्ड नर्स हो, ठीक है, आईसीयू के लिए आप स्पेशलाइज्ड हो, तो आपने कभी भी, आपको लगता है आपने जब भी ईसीजी करनी है ना, आज के बाद जब भी करोगे, तो आपके ईसीजी करते हुए आपके माइंड में ये आएगा कि आपने देखना मशीन की तरफ कि क्या उसकी ये सारी सेटिंग ऐसे हैं या नहीं। ईसीजी की जो मशीन है उसकी भी साइड्स पे आ रहा होता है कि कितने मिलीवोल्ट हैं, कितने 10 mm की है, कितने की है, और ये सारी चीज़ें ईसीजी मशीन के ऊपर शो हो रही होती हैं। आपने उसे देखना और फिर ईसीजी लेनी है। अगर हम उसकी वोल्टेज भी बढ़ा देते हैं ना, तो उससे भी कॉम्प्लेक्स बड़े आते हैं। कॉम्प्लेक्स बड़े होंगे तो कुछ लोग उसे गलत इंटरप्रेट करते हैं कि शायद पेशेंट जो है उसको रिदम्स का कोई इशू चल रहा है। बेसिकली उसकी वोल्टेज ज़्यादा की होती है, तो वोल्टेज हमने कम रखनी है, हमने वोल्टेज बढ़ानी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ सर, अब आपको समझ आ रही है, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास जब आते हैं बायोमेडिकल वाले, जितने भी स्टाफ आता है, बायोमेडिकल के इंजीनियर्स होते हैं, वो जो 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 भी आपको, अक्सर आपने कभी देखा होगा कि आपको जो ईसीजी मशीन दे के गया होता है बंदा, उस कंपनी का जो उनका एम्प्लॉय है वो आता है वीकली या मंथली और आके कहता है मैं मशीन देखना चाहता हूँ ईसीजी। ठीक है, बेसिकली वो उसकी कैलिब्रेशन के लिए आता है कि मशीन सही वर्किंग में रहे। आपका कार्डियक मॉनिटर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आप बायोमेडिकल वालों को बुलाओगे, वो अपने मॉनिटर को चेक करेंगे, उसे प्रॉपरली वर्किंग में लाएंगे। इसी तरह वेंटिलेटर्स का है, तो वो अक्सर जो है वो रीडिंग सही नहीं देते, एरर्स देते हैं, तो फिर हम बायोमेडिकल वालों को बुलाते हैं, वो आके देखते हैं और वो सेटिंग कर जाते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली कैलिब्रेशन ये होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मैंने अब आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर पी वेव बिगिनिंग ऑफ एट्रियल एक्साइटेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होती है तो पी वेव का ये हल्का सा जो है वो हेड बनना शुरू होता है। एक्साइटेशन का मतलब है डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट हो रही है, उसको एक्साइट कर रहा है, जब उसको थोड़ा सा वो कर रहा है, स्टिमुलेशन अभी स्टार्ट हुई है तो ये पी वेव बनना शुरू हो गई है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटेशन। जब ऐसे नोड से करंट पास होना शुरू हुआ है, अभी आप ये देखो कि ये पूरे चैम्बर तक पिक्चर के अंदर शो भी नहीं हो रहा कि पूरे चैम्बर तक गया है। ठीक है, आप ये देख रहे हो करंट की ये लाइंस हैं, ये अभी पूरे नीचे चैम्बर तक आना और ये दूसरे एट्रिया में भी जाना है, और जब तक ये दूसरे एट्रिया में भी जाएगा और जब तक चैम्बर फिल होगा तो पी वेव पूरी बन चुकी होगी। ठीक है, ये देखो कि इस चैम्बर तक पूरा आ गया और दूसरे के अंदर हाफ गया, तो पी जो है वो फुल जनरेट होके एंड अभी नहीं हुआ। ठीक है, एट्रियल एक्साइटेशन का पहले स्टार्ट हुआ था, यानी कि डीपोलराइजेशन अभी स्टार्ट हुई थी और अब यहाँ पे हो चुकी है, और इसके बाद जो है यहाँ पे एंड हो चुकी है। कंप्लीशन ऑफ द एट्रियल एक्साइटेशन, यानी कि कंप्लीट हो गई है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियाज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पी वेव बन के खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने कल आपको क्या बताया था, इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा? सादिया, सादिया आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया था, तो अब यहाँ से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा और किसकी रिलेशन से होगा? अब इसके ऐसे नोड के बाद करंट कहाँ जाएगा? हम्म, क्यों? ये क्यों है या क्यों वाला क्यों है? हाँ जी, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जवाब? पी आर इंटरवल देन पी आर कॉम्प्लेक्स, पी आर एस, पी क्यू आर एस होगा, क्यू आर एस होगा, पी आर नहीं होगा। ठीक है, नहीं क्यू कॉम्प्लेक्स, ओके। हाँ सादिया, आपने ठीक, सादिया ने बताया, किसने बताया? ए बी नोट, हाँ सादिया ने बताया। हमने लास्ट पिक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में, बेसिकली हमारे यही लेक्चर चल रहे हैं और यही ग्रिप है इस चीज़ की, यही ग्रिप है, इन्हीं के ऊपर हमने सब चीज़ें सीखनी है। पी के बाद ऐसे नोड से करंट जनरेट हुआ तो पी स्टार्ट होना शुरू होगी। बहुत ध्यान से सुनो। हाँ जी, नीलम ठीक बता रही है, एवी नोड तक जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, ऐसे नोड से जब स्टार्ट हुआ और अभी दूसरे एट्रिया में नहीं गया तो पी स्टार्ट हुई, जैसे ही दूसरे एट्रिया में गया तो पी कंप्लीट होगी, लेकिन एंड नहीं हुआ। जब बोथ एट्रियाज में चला गया तो कंप्लीट होगी, पी वेव कंप्लीट बन गई है। अब इसके बाद ऐसे नोड से करंट जाना है एवी नोड में। ठीक है, और जब एवी नोड में जाना है तो इसके जाते जाते जो डिले होगा ट्रैवल में, उससे पी आर इंटरवल बनेगा। ठीक है, मैंने कल भी आपको बार बार बताया था कि पी आर इंटरवल बनता है। ठीक है, और पी और आर के दरम्यान का जो इंटरवल होता है वो ऐसे नोड से एवी नोड में करंट जाने के डिले से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखो, ये पी आर इंटरवल बन गया, इम्पल्स डिले हुई एट एवी जंक्शन पे डिले हुई, तो ये इंटरवल हो गया। ये छोटी सी जो लाइन जो साथ बड़ी है ये इंटरवल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई सबको? अच्छा, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? एवी नोड से इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हुई है वेंट्रिकल्स की। ठीक है, एवी नोड से जब बंडल ऑफ ह्यूज में गया तो एक्साइटेशन होना, यानी कि करंट जो है वो बनना शुरू हो गया ये सामने वाले सेप्टम में। एक्साइटेशन अभी इसने कराई है, इसने ये बंडल ब्रांचेस में करंट देना शुरू किया। अभी क्या हुआ, बिगनिंग हुई है किस चीज की? डीपोलराइजेशन की। ठीक है, डीपोलराइजेशन की अभी सिर्फ बिगनिंग हुई है और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसके बाद जब ये दोनों ब्रांचेस में जाएगा, बंडल ब्रांचेस में जाएगा, परखंची फाइबर्स में जाएगा, तो क्या करेगा, ये एस टी वेव को बना देगा। ठीक है, मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब बिगनिंग हुई, ठीक है, जब बिगनिंग हुई तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इसके बाद जब
अभी एंड नहीं हुआ, जब कंप्लीट हो गया तो एस और टी जंक्शन बना, यही बताया था मैंने आपको, है ना, याद है। और जब वो एंड हुआ वेंट्रिकल्स का, जब रिलैक्स हुए तो टी वेव बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये है कंप्लीट आपका एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, पूरी ईसीजी इसी के आसपास घूमती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन सा होता है, एब्सोल्यूट जो है वो क्या है, नो अदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैन बी जनरेटेड नहीं हो सकती, रिलेटिव इससे रिलेटेड जो है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब इम्पल्स बनती है, ठीक है, जब करंट जाता है और एक इम्पल्स बनती है, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक के अंदर दूसरी जनरेट हो ही नहीं सकती। अब एक के साथ दूसरी इम्पल्स क्या होती है, क्या आपको इसकी समझ है, किसे कह रहे हैं ये, क्या मतलब है इसका, क्या होता है कि नॉर्मल एक ईसीजी आ रही है, एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या चीज, यही वाला शहर कोई और। अच्छा, रिवीजन का ये है कि यही वाला लेक्चर हमारा 2 घंटे है, हम एक दफ़ा इसको एंड कर दें, आप मुझे साथ साथ मैसेज करते जाओ क्या क्वेश्चन है, फिर हम उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब कहाँ से नहीं समझ आई, इस वाले की नहीं आई या अगले की नहीं आई, ये नहीं आई, कौन सा वाला, कौन सा वाला, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अच्छा अच्छा, ये नहीं, आपको मैं दूसरी पिक्चर से बताती हूँ जो हमने कल पढ़ा था, उससे ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। ये देखो, ये मैंने ऐड किया, ये इस लेक्चर का पार्ट नहीं था, मैंने पीछे वाले लेक्चर से इसको लिया। अच्छा देखो, अभी इसमें भी मैंने आपको बताया था कि एसए नोड, जब एसए नोड से जब करंट पास होता है, अभी बिगन हुआ, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे थे कि एसए नोड से जैसे ही करंट स्टार्ट होना शुरू हुआ तो पी वेव ने बनना शुरू कर दिया, है ना, ऐसे ही था ना, कि पी वेव की जो है वो एकदम से सर उठना उसका शुरू हो गया, कब, जब सिर्फ अभी करंट स्टार्ट ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे अभी करंट स्टार्ट ही हुआ है तो ये पी वेव बनना शुरू हो गई। जैसे ही करंट एक चैम्बर में फिल हो गया, तो देख रहे हो आप, इसमें फुल है और इसके अंदर थोड़ा सा हाफ है, तो इसने पी वेव बना दी। एक एक होता है जब करंट, अब आपको इस तरह सीरीज में याद रखना पड़ेगा हर चीज का, कि जब स्टार्ट हुआ तो चीज बनना शुरू हुई, जब कंप्लीट हो गया तो चीज बन गई, जब एंड हुआ तो फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और उसने एक नेक्स्ट चीज बना दी। अब ये 3 स्टेजेस पे है, सारी ईसीजी के कॉम्प्लेक्स के एक एक पार्ट जो है वो तीन तीन स्टेजेस के ऊपर है। पहला बिगिनिंग, दूसरा कंप्लीट होना, तीसरा एंड होना। समझ आ गई है, इन 3 चीजों के आसपास ही सारी ईसीजी का जो कॉम्प्लेक्स है वो घूमेगा। ठीक हो गया, अब ये यहाँ तक समझ आई सबको, हबीबा समझ आ रही है आपको, हबीबा, नीलम, सहर। अब देखो, ये अभी पी वेव से करंट स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट बिगिनिंग हुई है उसको डीपोलराइज करवाने की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाने की, तो ये पी वेव ने सर उठाया, ये बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब अगला क्या है कि इसने क्या किया है, एक्साइटेशन करानी शुरू कर दी है, तो पी वेव बन गई है लेकिन एंड नहीं हुई। ठीक है, उसका एंड नहीं बना। अब जब कंप्लीट हो गई है, ठीक है, जब कंप्लीट हो गई है तो इसने पी वेव बिल्कुल एंड कर दिया। ठीक है, जैसे ही पी वेव की जो डीपोलराइजेशन है वो कंप्लीट होके बल्कि एंड हो चुकी है, तो पी वेव कंप्लीट हो गई है। अब क्योंकि एसए नोड से करंट निकल चुका है, अब इसने करंट देना है एवी नोड को, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को देना है। तो एसए नोड से एवी नोड तक जाने का जो डिस्टेंस है उसमें ये डेवलप करता है पी आर इंटरवल को, इस वाली लाइन को, ये छोटी सी आपको नजर आ रही है। अच्छा, मैं जो एरो इसके ऊपर शो करती हूँ, ये नजर आता है आपको एरो जो मैं पिक्चर पे रखती हूँ, कर्सर। तो अब ऐसे नोड से एवी नोड का जो इंटरवल है उससे पी आर इंटरवल बन गया, इनका जो गैप है ट्रैवलिंग का उसमें पी आर इंटरवल हो गया। ठीक है, अगली चीज क्या है, जैसे ही पी आर इंटरवल हो गया अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना है। ठीक है, वो कैसे बनेगा ये मैं आपको इस पिक्चर में समझाती हूँ, इसमें कलर के साथ आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब क्यू आर एस कैसे बना, ये देखो, अब इसमें क्या हुआ है,
आप ये देखो 3 नंबर वाली पिक्चर को, ठीक है। 3 नंबर वाली पिक्चर में आप देखो कि जो इस सारी पिक्चर में ना जितने येलो कलर हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के हैं यानी कि डीपोलराइजेशन के, और जो रेड वाले हैं ये सारे हैं रीपोलराइजेशन के यानी कि रिलैक्सेशन के। डीपोलराइजेशन है कॉन्ट्रैक्शन, करंट का जाना और उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, और जो रीपोलराइजेशन है वो रिलैक्स होना, ठीक है। तो एट्रिया में करंट नंबर 1 में एट्रिया में करंट स्टार्ट हुआ तो पी बनी, जब कंप्लीट हो गया और उसके बाद ट्रेवल किया पी बन गया, पी आर हो गया। अब क्या हुआ है एवी नोड, अब इसमें जो रेड कलर है एट्रियाज को आप देख सकते हो वो बिल्कुल रिलैक्स है। एवी नोड से जब बंडल ऑफ हिज में गया है तो आप देख सकते हो कि ये जो सेप्टम है ये येलो हो गया यानी कि करंट अब यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जब करंट यहाँ से जब ट्रैवल करेगा एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में से होता हुआ जब बंडल ब्रांचेस में जाएगा तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। जब कैसे, जब एवी नोड से, ठीक है, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज आता है, बंडल ऑफ हिज से जब ये जाएगा बंडल ब्रांचेस में, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हो लिखा हुआ है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यहाँ पे आके बिगिन होती है, कहाँ पे, एपेक्स पे। एपेक्स में और ये दरमियान वाला पार्ट आपको पता है कि सेप्टम होता है, एपेक्स से ये बिगिन होना शुरू हो गई है, कॉजिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना देती है। फिर उसके बाद है इसमें क्या होता है, इसी दौरान आप ऊपर देख रहे हो रेड वाला एट्रियल रिपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। अब देखो कि करंट यहाँ पे जैसे ही गया है तो क्यूआरएस बन गया, अब क्यूआरएस के बाद अगला अगला पार्ट बनना है, तो एस के बाद क्या आ जाता है, एस के बाद आता है एस और टी जंक्शन, ठीक है, एस टी वेव, ठीक है। आप ये देख सकते हो अभी अगली वाली बनने के लिए क्या होगा कि जैसे ही करंट जो है वो पूरे चैम्बर में जाएगा, पूरे कंप्लीट चैम्बर में पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज कंप्लीट। स्टार्ट होने पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना और जैसे ही कंप्लीट होगी कॉन्ट्रैक्शन तो एस टी बन गया, एस और टी जो ये वेव है एस टी, ये वाली बेसिकली जब इन दोनों में, दोनों वेंट्रिकल्स में कहीं भी ब्लॉकेज होती है तो ये एस टी चढ़ जाती है, इनकी एलिवेशन हो जाती है। तो बेसिकली रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एस और टी का, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई तो एस टी जंक्शन बन गया, एस टी वेव बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही अब ये एंड करेगा और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू होंगे, रिपोलराइजेशन शुरू होगी, तो टी वेव बनेगी फिर, ठीक है, फिर टी वेव बनेगी। अब आपको यहाँ तक समझ आई है या नहीं आई, आप जिसको नहीं आई मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी बताओ, नीलम और सहर कुछ समझ आई है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? करूँ आगे? सादिया ठीक है, क्लियर हो गया? रोनाल्ड, हबीबा, आपदा भी आई है। आपदा तुम मोस्टली ऑनलाइन नहीं होती हो, तुम मोस्टली क्लासेस नहीं लेती हो और तुम्हें मैं तुम्हारी छुट्टियां बंद करवा देनी है मैंने। हाँ जी हबीबा, आपको समझ आई है? चलो जी, अब हम प्रीवियस लेक्चर्स पे जाते हैं, यानी कि इसी का ही हम बाकी पार्ट देखते हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, आगे क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम देख रहे थे। अब आप इसके ऊपर, मैं इसको थोड़ा आपने मिक्स नहीं करना, आपने इसको समझना है, क्योंकि अब आपका आपका जो माइंड है उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें खुल गई हैं, आपकी विजन थोड़ी क्लियर हो गई है।
तो अब आपने क्या करना है कि इसको ध्यान से देखना है, सब चीज़ों को मिक्स अप नहीं करना। ठीक है, क्या है कि P जहाँ से स्टार्ट हुई और Q तक, तो क्या है कि इसका जो वो है मिली सेकेंड, वो 200 में। एक बार वो कॉम्प्लेक्स वाली स्लाइड शो करवाइएगा, कौन सी, ये हाँ जी, हो गया। अच्छा, P का क्या है, 20 मिली सेकेंड्स है इसका जो रिकॉर्ड है, जो PR इंटरवल है और ST सेगमेंट है, ये दो सेगमेंट्स हैं टोटल ECG में। अब जब आपको किसी ने कहीं फंसाना हो, ठीक है, तो वो आपको ये बातें भी कह सकते हैं कि टोटल कितने सेगमेंट्स हैं और टोटल कितने इंटरवल्स हैं होते हैं पूरी ECG में। तो दो सेगमेंट्स होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं, PR इंटरवल, PR सेगमेंट होता है और ST सेगमेंट होता है। ठीक है, T और P इंटरवल भी होता है। T और ये जो एक एक कॉम्प्लेक्स से लेके दूसरे कॉम्प्लेक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, TP इंटरवल। ठीक है, तो ये PR इंटरवल भी होता है और T और P इंटरवल भी होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको दोनों का पता होना चाहिए कि ये कितने नॉर्मल होते हैं और कितने जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि PQRS है। ठीक है, QRS भी है और इसके अलावा T वेव होती है। तो P वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। अब आप एक दफ़ा आप रिवीजन कर लो। P वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो P वेव बन जाएगी, है ना, मैंने आपको पहले बताया भी है। और जो PR सेगमेंट है वो क्या करता है, AV नोड के डिले को शो करता है। मैंने आपको बताया था जब डिले हो जाता है तो PR इंटरवल बन जाता है ना। फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करते हैं। दूसरा इंटरवल कौन सा, एक होता है PR इंटरवल। PR इंटरवल मैंने अभी बोला, PR इंटरवल होता है और T और P इंटरवल होता है। ठीक है, QT इंटरवल भी होता है, QT इंटरवल भी बोला जाता है। और इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा क्या है, PQRS कब बनता है, जब जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी डिपोलराइजेशन होती है ना। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एट्रियाज रिलैक्स होते हैं तब बनता है QRS। ठीक है, जब P वेव कब बनी, जब एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट हुए। और QRS कब बना, जब जो है वो जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और एट्रियाज रिलैक्स हुए। ठीक है, और T वेव कब बनती है, जब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं तो T वेव बन जाती है। अब T और P इंटरवल कब बनता है, जब टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग एंड फिलिंग। ठीक है, वो टाइम जिसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं फिल हो रहे हैं उस दौरान जो है वो TP इंटरवल बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मल ECG प्रायर टू MI मैं आपको आज बताती हूँ। इसमें क्या है कि नॉर्मल ECG जो है वो MI से पहले ही कैसी होती है, ये आप देख सकते हो। ये जो ए वाला जो इमेज है इसको आप बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, अभी इसमें ये वो ECG है ए में जब अभी MI नहीं हुआ। MI की यानी कि हो सकता है कि पेशेंट को स्वेयर चेस्ट पेन है लेकिन अभी तक पेशेंट की ECG में जो है वो नहीं आए साइन, ECG ने शो नहीं किया। ठीक है, ये तब का है। अब इसमें देखो ECG तो नॉर्मल लग रही है, ठीक है, लेकिन इसमें हल्की हल्की टी उठना शुरू हो गई है, टी थोड़ी सी टॉल होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। जो बी है, आगे बी पिक्चर आप देख सकते हो, इसमें क्या हुआ है कि इस्कीमिया फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन रिजल्ट इन एसटी डिप्रेशन। ये आप देख रहे हो कि ये डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। ठीक है, फिर क्या है आप देख सकते हो
इन्फेक्शन फ्रॉम द ऑनगोइंग इस्कीमिया, ठीक है, रिजल्ट्स इन मार्क्ड एसटी एलिवेशन, ठीक है। जैसे कि सी में आप देख सकते हो कि एसटी एलिवेशन हो गया। आप ये सी इमेज में देखो कि पहले जो एसटी थी वेव वो कहाँ पे थी, बिल्कुल आइसोलेटेड जो लाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही थी। नजर आ रहा है सबको? अब जैसे ही क्या हुआ है कि इस्कीमिया हो गया और एसटी एलिवेटेड हो गया, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितना ह्यूज चेंज आया। तो अगर हम ये ईसीजी के ऊपर ये पैटर्न देखते हैं तो इसमें कम से कम भी 2 लार्ज ब्लॉक्स की होगी जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, या स्मॉल मिनिमम भी जो है वो 5 से 6 की होगी, ठीक है। तो ये जो है अब 5-6 से बल्कि ज्यादा ही होगी। तो ये क्या है, ये एसटी एलिवेशन है और ये इन्फेक्शन को शो कर रही है। डी में आप देख सकते हो, डी और ई में कंबाइन है कि ongoing infection with the appearance of the pathological Q waves and T waves inversions। अब आप देख रहे हो कि इससे पहले ए बी और सी के अंदर Q waves नहीं बनी थी, ठीक है, लेकिन डी के अंदर और ई के अंदर Q waves बन गई हैं। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि Q waves कब बनती हैं, जब इन्फेक्शन हो जाता है और डैमेज हार्ट का हो जाता है, ये Q wave उसको शो करती है। तो इसी तरह ये इस पिक्चर में ही आप देख सकते हो कि एक छोटी सी वेव है और ये शो कर रही है कि डैमेज हो चुका है। अगर इस दौरान पेशेंट को जो है वो दे दी जाती है एंटी इस्केमिक प्लस हम इसको थ्रोम्बोलाइज कर देते तो इसका फिर ये डैमेज नहीं होना था। अगर पेशेंट को जो है इस दौरान जो हम एसके लगाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाते हैं, अगर हम वो लगा देते तो फिर ये डैमेज ना होता। बाजू का ऐसा होता कि लगा भी दिया जाता है, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पेशेंट को ये क्यू वेव्स डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एसके जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो सक्सेसफुली नहीं खत्म हुआ, मतलब पेशेंट को का जो क्लॉट था वो रिजोल्व नहीं हुआ और रिप्रोफियन नहीं हुई, ठीक है। ये क्यू वेव बेसिकली इसको शो करती है। तो जब भी कोई एमआई का पेशेंट आता है हम उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं तो उसके बाद एक ईसीजी लाजमी करवाई जाती है। जब थ्रोम्बोलाइज हो गया उसके बाद, पहले की भी और बाद की भी, तो उसमें हम जो बाद वाली ईसीजी है 1 आवरली वो फिर होती रहती है, 3-4 दफा होती है। बेसिकली हम उसमें ये देखते हैं कि कितना इफेक्ट हुआ है थ्रोम्बोलाइज करने का और एसटी सेटल हुई है या नहीं हुई, यानी कि वो जो इतनी ह्यूज जो है वो एलिवेशन हो गई थी, क्या वो वापस अपनी पोजीशन पे आई है या नहीं, क्यू वेव तो नहीं बन गई, हम इस चीज को चेक करते हैं। इसके अलावा फाइब्रोसिस आप एफ देख सकते हो, फाइब्रोसिस यानी कि मंथ लेटर जब काफी टाइम हो गया विद द परसिस्टेंस क्यू वेव बट नॉर्मल एसटी सेगमेंट एंड टी वेव्स। इसमें क्या हुआ है, फाइब्रोसिस वो स्टेज है जिसमें मंथ गुजर गए हैं, कंटिन्यू पी वेव क्यू वेव आ रही है, ठीक है, लेकिन एस टी भी नॉर्मल हो गया और टी वेव भी नॉर्मल हो गया। मतलब ये कि इसमें क्यू वेव ये शो कर रही है कि ये अब इसको डैमेज तो हो चुका हुआ है लेकिन एलिवेशन सेटल हो गई है, ठीक है। अब ये पेशेंट जब भी आएगा कभी तो इसकी क्यू वेव से अंदाजा हो जाएगा कि ये पेशेंट ओल्ड एम आई का, ये पेशेंट इसको पहले भी अटैक हो चुका हुआ है। कहते हैं ना कि मैंने आपको एक दफ़ा लेक्चर में भी बताया था पहले भी कि कैसे हमें पता लगता है कि पेशेंट को पहला अटैक है या दूसरा है, कैसे कह देते हैं कि इसको दूसरा हार्ट अटैक हो गया। तो वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि जब हमें ईसीजी के पैटर्न पे शो हो रहा होता है और हम फिर पूछते हैं ईसीजी देखते साथ ही डॉक्टर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये पहले भी हार्ट पेशेंट है, कोई पहले भी अटैक हुआ हुआ है, तो वो पेशेंट के जब रिलेटिव जब वर्बलाइज करते हैं तो वो चीज़ हमें कंफर्म हो जाती है कि ये हाँ पहले ही हार्ट पेशेंट है। इस स्लाइड की समझ आ गई सबको? कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें? आप लोगों का ईसीजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि कैसे बनती है और कौन से रिदम के साथ कैसे होती है, तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो अब आपको सही से समझ आएंगी, ठीक है। नॉर्मल से ये कैसे कन्वर्ट होती है डिप्रेशन में और डिप्रेशन से ये कैसे एलिवेशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें क्या है कि एमआई और हॉलमार्क जो है वो एक्यूट एमआई का, वो हम कैसे इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्री एडमिशन जब पेशेंट हमारे पास अभी आए, बाहर ही है, स्क्रीनिंग में है या स्टेप डाउन में है, वहाँ पे उसकी ईसीजी हो रही है, तो ईसीजी में हम क्या करते हैं, हमारे पास ईसीजी का ये पैटर्न आ रहा होता है। क्राइटेरिया ये है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए, जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उसकी ईसीजी जब पेशेंट आ जाए और बोल दे कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, तो जितने भी कार्डियक सेटअप्स हैं उनका ये रूल होता है कि जब आपके पास एक दफ़ा आके पेशेंट बोल दे कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है तो पेशेंट को जाने नहीं देते, इसलिए कि जो भी चेस्ट पे हाथ रख के एक दफ़ा आ गया है ना तो आप उसे फंक्शनल कह सकते हैं, और
ना ही आप ये कह सकते हैं कि उसका ये जो है कि उसको कुछ भी नहीं है, ये ड्रामे कर रहा है, ठीक है। और फिलहाल एक ईसीजी के ऊपर हम किसी को भी रेफर वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इसलिए नहीं हम भेज सकते कि ज़रूरी नहीं है कि एक ईसीजी पे ही पेशेंट की चेंजेस आ जाएं, ठीक है। इसलिए कि आपने नोट किया होगा कि मैं आपको जैसे ये ईसीजी के अंदर भी बताया कि क्या है कि पहले ईसीजी जो प्रेजेंटिंग हमारे पास केस है, वो पहले ईसीजी के अंदर उसके ऊपर कोई खास चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि फिर ऐसे पेशेंट की जो है वो परसिस्टेंट ईसीजी करवाई जाती है, इंटरवल ईसीजी करवाई जाती हैं। पहले ईसीजी में कुछ नहीं है लेकिन स्टिल पेशेंट को चेस्ट पेन है प्रोफ्यूज, और जो स्वेटिंग हो रही है, और पेशेंट को जो है वो फ्रंट से बैक तक पेन जा रही है, उसको सारे सिम्टम्स हैं, और दबाव वाली है, चुभन वाली नहीं है। तो ये सारे सिम्टम हमें शो करते हैं कि पेशेंट वाकई जो है वो चेस्ट पेन में या इस्केमिक पेन के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट की फिर जब इंटरवल ईसीजीज करवाई जाती हैं, 2 से 3 करवाई जाती हैं, तो फिर उसके बाद उसके अंदर एलिवेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। एक बहुत यंग आया, चेस्ट पे हाथ रख के हुए वो रोता आ रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था। सब ये कहते हैं ये ड्रामे कर रहा है, कुछ भी नहीं है इसको, इसकी तो एज भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और एज उस वक्त उसकी थी मेरा ख्याल है 25 से 30 थी। तो क्या हुआ कि वो बैठा हुआ बेंच पे, बेंच से नीचे गिर गया, बैठ गया, मुझे बड़ी दर्द हो रही है, मैं मर रहा हूँ, ईसीजी में कुछ नहीं था आ रहा। एंड उसको क्या किया, बेड पे लिटा दिया और कहा कि रिलैक्स करो, इसको लोड कर दो। लोड में क्या किया, डिस्प्रिन क्लोपिड हैपरिन लगा दी। क्या हुआ कि 15 से 20 मिनट बाद दूसरी से तीसरी ईसीजी में उसकी इतनी बड़ी बड़ी एलिवेशन थी ना, कि मतलब डॉक्टर भी कहते कि ये इसको पक्का कुछ है, इसको पक्का एमआई है और बहुत फ्रेश है, इसको जल्दी से जो है वो इसको एसके लगा दो। तो उसी वक्त ये टाइम वेस्ट किए बगैर उसको, जब उस टाइम में हमने एसके लगाया है, उसको थ्रोम्बोलाइज किया है, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया पेशेंट पे। उसकी जो उसकी एलिवेशन थी वो भी सेटल हो गई और क्यूज भी नहीं बनी, और वो पेशेंट जो है वो टू यंग था, तो वो वहाँ पे सरवाइव कर गया और उस लॉन्ग टर्म के लिए वो बेहतर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली टाइमली इस चीज़ को पकड़ना और उसका टाइमली ट्रीट करना, ये बड़ा मैटर करता है। क्वेश्चंस क्या है हमें, क्या चेंजेस होंगी ईसीजी पे जिससे पता चलेगा कि सेकंड अटैक है। सेकंड का ऐसे पता लगेगा सिद्रा, मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया है कि क्यू वेव्स बन जाती हैं। ये वाली जो छोटी है इसे क्यू वेव कहते हैं। नजर आ रहा है आपको, इसमें आपको नजर आ रहा है क्यू वेव क्या होती है। क्यू वेव बेसिकली होती है कि जब आपको जब आपकी ईसीजी में पहले देखो, ये वाली नॉर्मल चल रही है ना, इसमें कुछ नहीं आया, इसमें भी कोई क्यू नहीं है, ए बी सी तक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में कोई नहीं है सिवाय एक के। ये नजर आ रही है, ये क्यू शो करती है कि ये पहला एमआई नहीं है, ये पहले भी हुए हैं। तो जब आप पेशेंट से पूछते हो, अटेंडेंट से, मैंने अभी यही बोला है, जब आप अटेंडेंट से पूछते हो क्या ये पहले भी दिल का मरीज है, इसको पहले भी कोई अटैक हुआ है, तो फिर वो बताते हैं हाँ जी ये पहले भी इसको अटैक हुआ है, हम इसको पहले भी हॉस्पिटल लेके गए थे। तो फिर पूछते हैं कि खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाया था कोई, तो फिर वो बताते हैं हाँ जी लगाया था, ठीक है। बेसिकली जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, तो हम पेशेंट को इन्फॉर्म जरूर करते हैं कि हम इसे इंजेक्शन लगाने लगे हैं, जिससे जिसम का खून सारा पतला हो जाएगा, और उससे जो है इसका जो क्लॉट दिल में बन गया है वो निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में हम ये भी पूछते हैं जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कि क्या आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पिछले 6 माह पिछले 6 माह के अंदर अंदर, कोई इसको वो तो नहीं हुआ कभी फालिश तो नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, सर पे कोई चोट नहीं तो नहीं लगी, मैदे की कोई तकलीफ तो नहीं है, मैदे में कभी दर्द तो नहीं हुई, और इसके अलावा स्टूल में ब्लड तो नहीं आता। ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पूछने का मकसद बेसिकली ये होता है कि अगर पेशेंट को इंटरनल ब्लीड का कोई भी सीन है तो हम उसे टाइमली डिटेक्ट कर लें, और हम फिर इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज ना लगाएं, क्योंकि जो एसके है वो पूरी बॉडी के ब्लड को थिन कर देता है। जब वो ब्लड को थिन करता है तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीड भी करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा नहीं, हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है पेशेंट के लिए। ठीक हो गया। ओल्ड ईसीजी देख के पता चलता है कि पहले एमआई हुआ है या न्यू ईसीजी से ही पता लगता है। हाँ, पहले से भी, ओल्ड से भी पता लगता है, न्यू से भी पता लगता है। जो एसटी एलिवेशन आ रही होती है वो बेसिकली न्यू की होती हैं, तो हमें न्यू से पता लगता है, साथ में क्यू वेव होती है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट पहले भी पेशेंट है हार्ट का, या एमआई हुआ हुआ और अभी फिर हुआ है, तो बेसिकली हमें उसकी एलिवेशन से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है।
ब्रेक ले लें। क्यों हबीबा, बहुत पढ़ लिया तुमने? तुम लोगों ने मुझे इतना लेक्चर में फंसाया ना, मेरा एक लेक्चर नहीं आज 1 घंटे में खत्म हुआ। अच्छा क्या है, थोड़ा सा देख लो, 4 बजे लेने दो। इवॉल्विंग एम आई एंड हॉलमार्क, हॉलमार्क एम आई क्या है? अब मैंने आपको ये बात बताई है ना कि हम प्रेजेंटिंग ईसीजी के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर पेशेंट ईसीजी नॉर्मल है तो हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब पेशेंट की हम 3 से 4 ईसीजी करवाते हैं तो उसके बाद जाके भी पेशेंट को एमआई की एलिवेशंस आ जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि पेशेंट को स्टिल चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है लेकिन एलिवेशन नहीं आती, तो फिर उसको 2 पैनाडोल देके घर भेज दिया जाता है। ठीक है। प्री एडमिशन ये है, एडमिशन में बहुत एलिवेशन होगी, 1 घंटे के बाद एलिवेशन सेटल हो गई है, 24 आवर के बाद ये है पैटर्न, यानी कि डिफ्लेक्शन में चली गई है ना, डाउनवर्ड हो गई है। ये आप देख रहे हो, जो ऊपर गए हुए थे एरो वो डाउनवर्ड हो गए, 1 घंटे बाद ये आ गया। ठीक है। 1 आवर जहाँ पे लिखा हुआ है वो देखो कि जो उसका उसकी जो नोच है वो डाउनवर्ड होना शुरू हो गई है फर्स्ट आवर में, आफ्टर एडमिशन के बाद, आफ्टर मेडिकेशन, आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। 24 आवर के बाद भी वो डाउनवर्ड ही है, 1 साल के बाद वो अपवर्ड होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली इस्कीमिक चेंजेस है 1 to 24 आवर्स में। क्यू वेव्स हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी ह्यूज क्यू वेव्स भी बन जाती हैं एस टी एलिवेशन के साथ, टी वेव इन्वर्जन हो जाती हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये है एक ईसीजी के ऊपर एलिवेशन आप कैसे डिटेक्ट करते हो, वो ये आप देख लो। ये देखो, ये नॉर्मल है, लीड 1, लीड 2 में ये एलिवेशन है, ये देखो कितनी एलिवेशन है। ये कम अज कम भी लार्ज बॉक्स इसके अंदर एक पूरा इन्वॉल्व है। आपको एलिवेशन ईसीजी की जो एलिवेशन है वो कम अज कम भी जो है वो 3 to 4 स्मॉल स्केयर जब तक ना हो वो कंसीडर नहीं होती कि वो एलिवेशन है। 3 to 4 स्मॉल स्केयर की एलिवेशन होनी चाहिए लाजमी, तो फिर वो कंसीडर होती है कि वो एलिवेशन है। ठीक है। ये अब किस किस में है, 2 में है और 3 में है। आपने ईसीजी अपने हाथ में ईसीजी पकड़ो, ईसीजी पे देखो 2 3 एवीएफ में 2 3 2 और 3 क्या है। अगर मैं बोलूँगी ना V2 और V3 तो इसका मतलब है कि वो चेस्ट लीड्स की बात हो रही है, और जब मैं बोल रही हूँ सिर्फ 2 और 3 तो इसका मतलब है कि ये लिम लीड्स की जो सिंगल ऐसे 1 और 2 लिखा होता है लाइंस वाला, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। 2 और 3 में एलिवेशन है। अब एलिवेशन बताओ एक और कहाँ पे है, सेम इस तरह का पैटर्न और कहाँ पे है आपको पिक्चर में नजर आ रहा? क्या वॉइस इशू है? ब्रेक का इशू है, वॉइस का नहीं है अभी बा। बता दो दूसरी वाली एलिवेशन किस में है, जल्दी से बताओ। सादिया, सहर, नीलम, सिद्रा। ये वाला पैटर्न जो 2 पे है, जो 2 पे है ऐसा ही 3 पे है। इसके जैसा और कौन सी लीड में आपको सेम टू सेम नजर आ रहा है? अच्छा चलो, मैं ना आपको ब्रेक देती हूँ, आप लोग ब्रेक करो। फर्स्ट में एंड पे, फर्स्ट में एंड पे है, फर्स्ट में एंड पे क्या रोनाल्ड, मुझे समझ नहीं है। बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की शो कर रहा है ना, ये नहीं, बंडल ब्रांच तो नहीं है। फर्स्ट में कौन सा फर्स्ट? फर्स्ट में लास्ट में? फर्स्ट लास्ट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों की बात। ये देखो, ये 2 में है ना, 3 में है, एवीएफ में है। ठीक है। अब ये आप इसके साथ आप देखो, लीड एक के लास्ट 2 ब्लॉक्स में एलिवेशन है,
लीड 1 के लास्ट 2 ब्लॉक्स में, हाँ ये 2 और 3 तो मैंने आपको बताया है ना कि 2 और 3 में है, ठीक है। अब AVF में भी है, ठीक है। इसके साथ आप देखो कि ये V1 है, MOW पैटर्न बंडल ब्रांचेस ब्लॉक को शो करता है, नहीं इसमें MOW नहीं, ये बेसिकली एलिवेशन है, ठीक है। अब आप ये देखो कि V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है और V6 है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इंफीरियर भी है और ये लैटरल भी है, ये V6 और जो V5 और V6 जो है ये लैटरल है, सेकेंड लाइन की थर्ड में है, हाँ जी अब आप सही पहुंची हो आपदा, ये 2 में है, 3 में है और AVF है, ये जो ये है ना लाइन जो आप कह रहे हो ना सेकंड लाइन की थर्ड, मैंने इसीलिए कहा था कि ECG हाथ में पकड़ के रखना, आप लोगों ने ECG नहीं ली हुई। चलो अभी आप फिलहाल अभी आप ब्रेक करो, अपनी ECG को पढ़ो, तो हम इन नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आप 10 मिनट की ब्रेक, 4:05 हुए हैं, 4 बज के हम 10 मिनट पे 15 मिनट पे हम स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट्स की आपकी ब्रेक है, ठीक है।